नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं माइनर 2C साइबर डिफेंस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चनों को जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मेरे दोस्त, ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कौन कौन से प्रश्न हम लोग को माइनर 2C साइबर डिफेंस के अंतर्गत में पढ़ना है। तो बात करते हैं अगर पहले क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के आना है दोस्त, साइबर सुरक्षा क्या है, इसकी आवश्यकता और उद्देश्य की विवेचना करें। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपको जो पढ़ना है वो इस प्रकार से है कि गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता के सिद्धांतों को समझाइए तथा CIA त्रिकोण की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है दोस्त, GRC क्या होता है तथा GRC रूपरेखा की संरचना एवं उपयोगिता की विवेचना करिए। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं, आपदा पुनर्प्राप्ति योजना तथा व्यावसायिक निरंतरता योजना की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा आपका है दोस्त, साइबर जोखिम प्रबंधन क्या है, इसके अंतर्गत जोखिम के पहचान, मूल्यांकन और नियंत्रण की प्रक्रिया स्पष्ट करिए। ये आपका पांचवा क्वेश्चन आपको VVI पढ़ के जाना है। छठे क्वेश्चन में दोस्त मैं आपको बताऊंगा साइबर सुरक्षा नीतियां क्या होती है और इसमें से ESSP, ISSP और SYSSP का विवरण दीजिए। ठीक है, मतलब साइबर सुरक्षा नीतियां में ESSP, ISSP और SYSSP का विवरण देना है, बताना है इसके बारे में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्त मैं आपको बताऊंगा साइबर सुरक्षा में उपयोग होने वाले प्रमुख तकनीकें, पहुंच, नियंत्रण, गुप्त लेखन तथा मानकों। ठीक है, इसके बारे में, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्त मैं आपको बताऊंगा गोपनीयता विनियमन क्या है और यूरोप में GDPR तथा भारत में DPDP कानून की प्रमुख विशेषताओं की तुलना कीजिए। ये क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 8 में बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्त मैं आपको बताऊंगा आधार परियोजना के संदर्भ में भारत में आंकड़ा संरक्षण की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा गोपनीयता बनाम सुरक्षा पर विचार कीजिए, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत गोपनीयता से समझौता उचित है। ये मात्र 10 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग इसके उत्तर को समझते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने इसके VVI क्वेश्चन को देख लिया था। अब हम लोग एक एक करके इसके सारे आंसर को देखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा क्या है, इसकी आवश्यकता और उद्देश्य के बारे में बताइए। इसके पहले दोस्त मैंने इसके VVI क्वेश्चन को बताया कि आखिर VVI क्वेश्चन हम लोग को कौन से पढ़ के जाना है, और आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है साइबर सुरक्षा। क्या पढ़ना है? साइबर सुरक्षा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर साइबर सुरक्षा क्या है। बात करते हैं दोस्त अगर साइबर सुरक्षा का, तो आप रोज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ों का उपयोग करते ही होंगे, जैसा कि फ़ोन, लैपटॉप, अपना बैंक अकाउंट, मोबाइल, है ना। ये सब सारे के सारे चीज़ जो है वो इंटरनेट पे ही आधारित है। तो कभी कभी होता क्या है कि इन चीज़ों में जो है ना हैकिंग का सिस्टम आ जाता है। कोई जो है ना आपके मोबाइल को हैक कर लेता है, आपके अकाउंट को हैक कर लेता है, ठीक है, आपके सोशल मीडिया को हैक कर लेता है। तो वही कह रहा है कि अपने अकाउंट को, अपने मोबाइल को, अपने सोशल मीडिया को हैकरों से बचाना ही क्या कहलाता है? साइबर सुरक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबर सुरक्षा। ठीक है, मतलब अपने मोबाइल, सोशल मीडिया, सरकारी कामकाज और बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखना ही साइबर सुरक्षा कहलाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्त परिचय, और लिखेंगे इस प्रकार से कि आज हम अपना जीवन का बड़ा हिस्सा, मतलब ज़्यादातर समय जो है वो कहाँ बिताते हैं? डिजिटल दुनिया में बिताते हैं। जैसा कि कह रहा है हमारा बैंक अकाउंट, मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, सरकारी कामकाज, सारे के सारे काम जो है ना वो इंटरनेट के द्वारा ही होते हैं। ऐसे में साइबर सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। अगर हम लोग साइबर सुरक्षा को नहीं बना के रखेंगे तो हो सकता है हमारे बैंक अकाउंट से कोई पैसा निकाल ले, हमारे मोबाइल को कोई हैक कर ले, डाटा चुरा ले, है ना, सोशल मीडिया को हैक कर ले। तो ये सब आज का जो है ना ये प्रचलन के जैसा हो गया, प्रथा के जैसा हो गया। हैकिंग जो है वो तरह तरह के हो रहे हैं, है ना, कई लोग इसमें फंस रहे हैं। इसलिए कह रहा है कि साइबर सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। तो बात करते हैं अगर इसके अर्थ और परिभाषाओं का, तो कहा गया है कि अपने कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल डेटा को चोरी, नुकसान या तो अनअधिकृत
पहुंच से सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, साइबर सुरक्षा कहलाता है। कोई पूछेगा कि बाबू साइबर सुरक्षा क्या है, तो आपको सीधा कहना है अपने कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल डाटा को चोरी या तो नुकसान होने से बचाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, साइबर सुरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, साइबर सुरक्षा। कह रहा दोस्त कि यह हमारी डिजिटल दुनिया का सुरक्षा का आधार है। ये क्या है, हमारी डिजिटल दुनिया। हम लोग जान रहे हैं कि आज का जो युग है वो सारा का सारा डिजिटलीकरण हो चुका है, सारा इंटरनेट पे आधारित चीज़ हो चुका है ना। तो आजकल ये जो चीज़ है वो क्या है, बेहद ज़रूरी है। ये हमारे सारे उपकरणों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके परिचय, अर्थ, परिभाषाओं को देख लिया। अब बात आती है इसके महत्व का। किसका, इसके महत्व का। तो महत्व के बारे में लिखेंगे दोस्त कि यदि साइबर सुरक्षा ना हो तो हमारी व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है। मान लीजिए अगर हम लोग साइबर सुरक्षा बना के नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी व्यक्तिगत पर्सनल डिटेल्स जो है ना वो चोरी हो सकता है, बैंक अकाउंट हैक हो सकता है और हमारे व्यवसाय या तो सरकारी सिस्टम जो है ना वो खतरे में पड़ सकते हैं, है ना। कभी आपने सुना होगा कि इसका मोबाइल हैक हो गया, ठीक है, इसका कंप्यूटर हैक हो गया, है ना। तो ये सब सारे के सारे जो है ना वो साइबर क्राइम के अंतर्गत में आता है। इसलिए साइबर सुरक्षा क्या है, बेहद ज़रूरी है। कह रहा है दोस्त कि साइबर सुरक्षा से यह सुनिश्चित होता है कि हमारी जानकारी सुरक्षित रहे। मतलब देखिए, जब हम लोग साइबर सुरक्षा बना के रखते हैं ना तो उसमें ये कहा जाता है कि हमारी जानकारी जो है ना वो सुरक्षित रहेगी, हमारी जानकारी कोई चोरी नहीं कर सकता। उसके साथ साथ हमारा जो कामकाज है उसमें भी कोई बाधा नहीं आएगी। ठीक है, मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं, हमारा डाटा सुरक्षित रह सकता है और हम लोग डिजिटल दुनिया में भरोसा कर सकते हैं। कब, जब साइबर सुरक्षा बना के रखेंगे तब। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि आखिर इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कह रहा है कि साइबर सुरक्षा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम में बहुत से खतरे मौजूद हैं। आप लोग जब लैपटॉप लेते होंगे तो आपको कोई कहता होगा कि इसमें वायरस आ गया है, ठीक है, तो ये सब भी क्या है, एक हैकिंग का ही तरीका है। जब वायरस भर जाएगा तो आपके फाइल को करप्ट कर देगा वो, है ना। तो इसी से बचाने के लिए जो है ना साइबर सुरक्षा की ज़रूरत होती है। वही कह रहा है कि साइबर सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे खतरा मौजूद हैं, जैसे कि हैकिंग, वायरस, डाटा चोरी, फिशिंग, मैलवेयर और अनधिकृत पहुंच। ये सब चीज़ जो है ना वो होते रहता है। इसलिए साइबर सुरक्षा क्या है, बेहद ज़रूरी है। कह रहा दोस्त कि यदि साइबर सुरक्षा ना हो तो हमारी व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग डाटा, व्यावसायिक और सरकारी जानकारी जो है ना वो क्या हो सकती है, खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए साइबर सुरक्षा बेहद आवश्यक है। क्या ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए बारी आती है इसके उद्देश्य का कि आखिर साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो बात करते हैं अगर इसके उद्देश्य का, तो कह रहा है कि साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो पहला इसका उद्देश्य है डेटा को गोपनीयता बनाए रखना, मतलब डेटा को सुरक्षित रखना, ठीक है, सीक्रेट रखना। वही कह रहा है कि ये जो है ना केवल अधिकृत लोगों को ही डाटा दिखा सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा डाटा यहाँ पे मैंने अपने फ़ोन में रखा है, तो अगर मैंने साइबर सुरक्षा यहाँ पे बना के रखा है तो सिर्फ ये डाटा जो है ना मुझे ही दिखेगा और किसी को ये दिखेगा नहीं। ठीक, फिर दूसरा कह रहा है डाटा की अखंडता बनाए रखना, मीन्स डेटा में बिना अनुमति कोई बदलाव या तो हानि ना हो। मतलब मान लीजिए मैंने कोई डाटा सेव करके रखा, ठीक है, और जब तक मैं इसको बदलाव ना करूं तब तक कोई और जो है इसमें बदलाव नहीं कर सकता। ठीक है, फिर तीसरा इसका उद्देश्य है डेटा और सिस्टम की उपलब्धता बनाए रखना, मतलब जब भी ज़रूरत हो डेटा और सिस्टम जो है ना तुरंत उपलब्ध हो। मतलब जब भी हमको ये डाटा का ज़रूरत हो, ठीक है, तब तुरंत जो है ना ये डाटा उपलब्ध हो जाए। यही जो है साइबर सुरक्षा का क्या है, उद्देश्य होता है। मैं सीधा सीधा कह सकते हैं दोस्त कि आज के युग में जो हमारा डिजिटल का युग आ गया है उसमें से साइबर सुरक्षा क्या है, बेहद आवश्यक है। आगे देखिए चौथा इसका उद्देश्य क्या है, साइबर हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसका चौथा उद्देश्य है कि साइबर हमलों से बचना। और पांचवा है संगठन, व्यवसाय और व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को सुरक्षित करना। मतलब कोई संगठन है आपका, ठीक है, कोई व्यवसाय है और कोई व्यक्तिगत कुछ उपयोग कर रहे हैं आप, है ना, तो उसको क्या करना, बचाना, सुरक्षित रखना। ठीक है, ये किसका उद्देश्य होता है, साइबर सुरक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पे आती है इसकी विशेषताओं का कि आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बात करते हैं अगर इसकी विशेषताओं का, तो कह रहा है कि वायरस और मालवेयर से सुरक्षा
आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, आपके फ़ोन को वायरस से बचाता है, और जो भी चीज़ है उसको वायरस और मैलवेयर से सुरक्षित करता है। दूसरा, मजबूत पासवर्ड और एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, ठीक है, किसमें, साइबर सुरक्षा में। तीसरा, फायरवॉल और सुरक्षा नीतियाँ अपनाता है, कौन, तो साइबर सुरक्षा। चौथा, कर्मचारियों और उपयोगकर्ताओं के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण, मतलब जो कर्मचारी है और जो इसको उपयोग कर रहे हैं उसको साइबर सुरक्षा की जानकारी दिया जाता है ना, इसके बारे में उसको पढ़ाया जाता है। तो ये जो है उसकी विशेषताएं हैं किसकी, साइबर सुरक्षा की, ठीक है। अब अंत में बारी आती है दोस्त इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में कहा गया है कि साइबर सुरक्षा सिर्फ व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा नहीं करती, बल्कि व्यवसाय, सरकारी काम, राष्ट्रीय सुरक्षा में भी योगदान देती है। कौन, साइबर सुरक्षा जो है ना, सिर्फ हमारे पर्सनल डेटा को नहीं बचाता है, बल्कि हमारे व्यवसाय को भी सुरक्षित रखता है, सरकारी काम को भी सुरक्षित रखता है, उसके साथ साथ हमारे राष्ट्र के डाटा को भी क्या करता है, सुरक्षित रखता है। कह रहा दोस्त कि यह जो है ना डिजिटल दुनिया में भरोसा बनाए रखती है और हम सभी को सुरक्षित रहने में मदद करती है। मतलब देखिए, आज हम डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं और अगर हम लोग को इसमें सुरक्षित रहना है, ठीक है, भरोसा बना के रखना है, तो साइबर सुरक्षा जो है वो क्या है, बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर कभी भी आपका फ़ोन हैक हो जाता है, आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है, ठीक है, तो आपका डिजिटल दुनिया से भरोसा ही उठ जाएगा। इसलिए साइबर सुरक्षा क्या है, ज़रूरी है, ताकि आपके डाटा को कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, मतलब कुछ भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब दूसरा क्वेश्चन था हमारा, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता के बारे में बताइए, जिसको हम लोग कहते हैं CIA त्रिकोण, है ना, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोस्त कि साइबर सुरक्षा का मूल आधार CIA त्रिकोण है। मतलब अगर आपको साइबर सुरक्षा करवाना है, ठीक है, तो उसका मूल आधार जो होता है, बेस जो होता है, वो ये होता है CIA त्रिकोण। अब आखिर CIA त्रिकोण है क्या, तो कह रहा दोस्त कि यह जो है ना वो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पे काम करता है। पहला गोपनीयता, दूसरा अखंडता और तीसरा उपलब्धता, है ना, ये 3 सिद्धांतों पे ये काम करता है। तो चलिए हम लोग ये सिद्धांतों को भी जानेंगे। देखिए, लिखेंगे अर्थ और परिभाषा, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे गोपनीयता के बारे में। किसके बारे में, गोपनीयता के बारे में। कह रहा है कि जानकारी जो है ना केवल अधिकृत लोग ही देख सकते हैं। साइबर सुरक्षा के अंतर्गत गोपनीयता जो आता है वो क्या करता है, तो आपकी जानकारी को इस प्रकार से छिपाता है कि वो जानकारी को सिर्फ और सिर्फ आप ही देख सकते हैं, ठीक है, और उसको कोई देख सकता नहीं है। दूसरा अखंडता, अखंडता मतलब क्या है कि जानकारी सही और बिना बदलाव के रहे। मतलब मैंने अगर कोई डाटा सेट किया तो उसमें कोई भी बदलाव कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता जब तक कि मैं इसमें इंटरफेयर ना करूं। तीसरा कह रहा उपलब्धता, मतलब जब भी मुझे ये डाटा की ज़रूरत हो तब मुझे ये डाटा मिल जाए, ये साइबर सुरक्षा का क्या है, सिद्धांत है। वही कह रहा है कि डेटा और सिस्टम हमेशा उपलब्ध रहे, ये साइबर सुरक्षा का 3 सिद्धांत है ना। अब बात करते हैं इसके महत्व का। तो कह रहा है दोस्त कि CIA त्रिकोण अपनाने से डेटा और सिस्टम जो है वो क्या रहेंगे, सुरक्षित रहते हैं, और यह जो है डिजिटल दुनिया में भरोसा बनाए रखने में मदद करता है। ये क्या करता है, डिजिटल दुनिया में भरोसा बनाए रखने के लिए मददगार है और ये हेल्प करता है, ठीक। अब देखिए, बात यहाँ पे आती है इसकी विशेषताओं का तथा इसके योगदान का। तो कहा गया दोस्त कि गोपनीयता से निजी और संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहती है। मतलब इससे क्या होता है, हमारा जो पर्सनल डाटा है और जो महत्वपूर्ण डाटा है, ये सारे के सारे डाटा जो क्या रहता है, सुरक्षित रहता है, इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। दूसरा कह रहा है अखंडता से डाटा में अनधिकृत बदलाव नहीं होते। मतलब अगर आप अखंडता बनाए रखें, मतलब साइबर सुरक्षा में अखंडता बनाए हैं, ठीक है, तो इससे आपके डाटा में कोई बदलाव नहीं होगा। तीसरा कह रहा है उपलब्धता से सिस्टम और सेवाएं समय पर काम करती हैं। अगर आप साइबर सुरक्षा बना के रखे हैं, ठीक है, तो आपका जो डाटा है, आपका जो सिस्टम है, वो हमेशा समय पर काम करेगा, है ना, ये इसकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने इसकी विशेषताओं को भी समझ गया। अब बारी आती है इसके निष्कर्ष का। मैं इसको आसान भाषा में बस आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि इसको आप बड़ा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही लिखना है, ठीक है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, है ना। आपको क्या करना है, वहाँ पे तीर घिस के बड़ा करके लिखिए, कोई तकलीफ नहीं है। अब बारी अगर आती है इसके निष्कर्ष का, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि CIA त्रिकोण अपनाकर हम डिजिटल डेटा और सिस्टम को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या कह रहा है, अगर हम लोग इसको अपनाते हैं, साइबर सुरक्षा के अंतर्गत में CIA त्रिकोण को अपनाते हैं,
तो हम अपने डिजिटल डेटा और सिस्टम को जो है ना क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं और साइबर हमलों से बच सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्त हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब बारी आती है तीसरे नंबर क्वेश्चन का, जो हमारा है GRC क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, GRC क्या होता है तथा इसका उपयोग क्या है, उसके बारे में बताइए। तो बात करते हैं दोस्त अगर GRC का, किसका, GRC का, तो ये भी जो है ना साइबर सुरक्षा का ही एक अंग है। कह रहा है दोस्त डिजिटल दुनिया में संगठन को केवल तकनीक से सुरक्षा नहीं मिलती, बल्कि संगठन को नियम, जोखिम और प्रबंधन की भी ज़रूरत होती है। मैं कह रहा ना कि अगर इस डिजिटल दुनिया की बात करें तो कोई अगर संगठन है उसको सिर्फ तकनीक से ही सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि नहीं ये मेरा ऐप है तो हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। इसको नियम, जोखिम और प्रबंधन करके जो है ना सुरक्षित किया जाता है। अब बात करते हैं इसके अर्थ का कि आखिर GRC क्या होता है। तो कह रहे दोस्त कि GRC का मतलब है गवर्नेंस, रिस्क और कॉम्प्लियंस, और यह एक ढांचा है जो संगठन को सुरक्षा, जोखिम नियंत्रण और नियमों का पालन करने में मदद करता है। देखिए ये क्या है, एक ऐसा संगठन है ना, मतलब यह एक ऐसा नियम है जो क्या करता है, कोई भी संगठन को सुरक्षित करने के लिए नियमों का पालन करवाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई ऐप है ना, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं सुरक्षित रखूँ, ठीक है, तो ये जो GRC है वो क्या करता है, इसको नियम बताता है कि ये नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका जो है ऐप जो है वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो वही हमारा हो गया GRC का मतलब। अब यहाँ पे कह रहा है GRC का महत्व क्या है। तो कह रहा है GRC अपनाने से संगठन अपने डेटा और सिस्टम को सुरक्षित रखता है। अगर कोई व्यक्ति GRC अपनाता है तो वह अपने संगठन और अपने डाटा को जो है सुरक्षित रख सकता है तथा अपने सिस्टम को भी जो है ना वो सुरक्षित रखता है। और जो जोखिम आने वाला है, मान लीजिए उस पर कोई हमला होने वाला था, तो उसको वो पहचानता है, ठीक है, और उसको वो खतरे से बचाता है ना। तो ये इसका महत्व था। अब देखिए बारी यहाँ पे आती है इसके विशेषताओं का या तो इसके योगदान का, कि आखिर इसका विशेषता क्या है। तो कह रहा है कि नीति निर्माण और नियंत्रण उपाय, ये क्या करता है, नियम का निर्माण करता है और नियंत्रण करने के उपाय को बताता है कि आप इसको कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको दवाई देता है, ठीक है, तो आपको नियम ही तो बताता होगा कि आखिर कैसे कैसे ये दवाई खाना है। तो वही क्या करता है, ये नियम बनाता है और बताता है कि कैसे कैसे आपको ये नियंत्रण करना है। दूसरा, जोखिम का मूल्यांकन और प्रबंधन, ये बताता है कि आखिर किस प्रकार का अटैक इसमें हो सकता है और कैसे इसका समाधान हम लोग करेंगे। तीसरा हमारा कह रहा है साइबर खतरे और वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा, ये क्या करता है, साइबर खतरा और वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा दिलाता है। तो ये इसके 3 विशेषताएं और योगदान हो गए। अब बात करते हैं इसके चौथे योगदान का। तो कह रहा है संगठन को व्यवस्थित और भरोसेमंद बनाना, ये क्या करता है, संगठन को भरोसेमंद बनाता है, ठीक है, ताकि लोग जो है उस पर भरोसा बना सके। तो यहाँ तक दोस्त हमारा ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि GRC एक मजबूत प्रबंधन है। ये क्या है, एक मजबूत प्रबंधन है और सुरक्षा प्रणाली है जो संगठन की सुरक्षा और विश्वसनीयता को सुरक्षित करती है। ये क्या करती है, हमारे संगठन के विश्वास को बना करके रखती है। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब बारी आती है हमारे चौथे नंबर क्वेश्चन का, जो आपका इस प्रकार से है कि आपदा पुनर्प्राप्ति योजना और व्यावसायिक निरंतरता योजना क्या है। तो बात करते हैं अगर आपदा पुनर्प्राप्ति योजना, जिसको हम लोग DRP कहते हैं। तो ये क्या है कि मान लीजिए आपदा अगर आने वाला है, ठीक है, तो आपदा आने वाला है या तो आपदा आने के बाद भी आप अपने डाटा को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। उसी प्रणाली को हम लोग DRP कहते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले हम लोग परिचय में लिखेंगे कि संगठन को कभी कभी अचानक साइबर हमले या तो प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई संगठन है, ठीक है, तो मेरे संगठन को कभी कभी जो है ना अचानक साइबर हमला हो जाता है या तो कभी कभी प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में जो है ना DRP और BCP जो है बहुत काम आती है। तो कैसे काम आती है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके अर्थ को और परिभाषा को कि आखिर DRP क्या है और BCP क्या है। तो देखिए कह रहा है DRP की बात करें तो इसका मतलब होता है डिजास्टर रिकवरी प्लान, मतलब आपदा के समय IT सिस्टम और डेटा को सुरक्षित रखने और बहाल करने की योजना। DRP क्या होता है, यह एक ऐसा योजना होता है कि आपदा जिस समय आएगा, ठीक है, उस समय आप अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, DRP कहते हैं। यह एक योजना होता है।
अब दूसरा हमारा आता है BCP। ये क्या है? तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है। मतलब आपदा के दौरान भी, जिसमें आपदा आएगा उसके दौरान भी आपको क्या करना है? संगठन के कामकाज को लगातार चलाते रहना है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत संभव हो पाता है? तो BCP के अंतर्गत। किसके अंदर? BCP के अंतर्गत ये कार्य होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने DRP और BCP का मतलब भी समझ गया। अब बारी आती है इसके महत्व का कि आखिर इसका महत्व क्या है। तो कह रहा दोस्त कि DRP और BCP से संगठन संकट के समय जल्दी बहाल हो सकता है और नुकसान कम किया जा सकता है। मतलब जब प्राकृतिक आपदा आता है या तो कोई साइबर हमला होता है, ठीक है, तो उस समय जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने डाटा को जो है जल्दी वहाँ से सुरक्षित कर सकते हैं, या तो आपदा के समय भी हम लोग काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। इसीलिए DRP और BCP क्या है? जरूरी है। अब यहाँ पे कह रहा है कि विशेषताएं और योगदान कि आखिर इसका क्या क्या विशेषता है और क्या क्या योगदान है। तो कह रहा है दोस्त कि DRP में बैकअप, डाटा रिकवरी और सिस्टम पुनर्स्थापना शामिल है। मतलब DRP अगर आप लागू करते हैं तो इसमें जो है ना आप अपने डाटा को बैकअप कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं और सिस्टम को पुनर्स्थापना कर सकते हैं, फिर से स्थापना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा कह रहा है BCP में कर्मचारियों, प्रक्रियाओं और संसाधनों का प्रबंधन होता है। इसमें क्या होता है? कर्मचारियों का, प्रक्रियाओं का और संसाधनों का प्रबंधन। मतलब इसको बताया जाता है कि कैसे कैसे हम लोग इसको सेट करेंगे, है ना, और सब चीज़ को ये सुरक्षित करके रखता है। चौथा हमारा कह रहा है संगठन के सभी महत्वपूर्ण कार्य बिना बाधा के जारी रहता है। मतलब इसका चौथा विशेषता है कि चाहे कोई भी किसी प्रकार का भी बाधा क्यों ना आ जाए, संकट क्यों ना आ जाए, तब भी ये कार्य जो है ना बिना कोई संकट के जारी ही रहेगा। इसमें कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तो अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो लिखेंगे DRP और BCP संगठन की सुरक्षा और कामकाज की निरंतरता सुरक्षित करने के लिए बेहद आवश्यक है। मतलब DRP और BCP एक ऐसा संगठन है जो कोई भी संगठन की सुरक्षा को और कामकाज को हमेशा चलते रहने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये कभी भी काम को रुकने देता नहीं है और आपके डाटा को क्षति होने नहीं देता है। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने चौथे नंबर क्वेश्चन को भी समाप्त किया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 का, जो हमारा है साइबर जोखिम प्रबंधन। मिस मान लीजिए अगर कभी आपके ऊपर साइबर हमला होता है, आपके फ़ोन में या तो आपके लैपटॉप में, ठीक है, तो उसका प्रबंधन कैसे करोगे, बचाव कैसे करोगे, उसके बारे में यहाँ पे कह रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्त परिचय। लिखेंगे कि डिजिटल दुनिया में खतरे हमेशा मौजूद रहते हैं। अगर इस डिजिटल दुनिया की बात करें तो खतरा जो है ना हमेशा मौजूद रहता है। साइबर जोखिम प्रबंधन इन खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। और ये जो साइबर जोखिम प्रबंधन है वो क्या है? इन्हीं खतरों से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, बात करते हैं अगर इसके अर्थ और परिभाषा का, तो कह रहा है कि साइबर जोखिम प्रबंधन का मतलब है संभावित खतरों को पहचानना, उसका मूल्यांकन करना और उन्हें नियंत्रित करना। मतलब देखिए साइबर जोखिम प्रबंधन क्या करता है? तो पहले वो खतरा को आंकता है कि आखिर कौन सा खतरा आने वाला है ना, और जो खतरा आने वाला है उसको वो जांचता है कि इसको कैसे प्रबंधन किया जाए, और जब वो जांच लेता है तो उसको क्या करता है? उसको नियंत्रण करने का प्रयास करता है ना। ये कौन करता है? साइबर जोखिम प्रबंधन करता है। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्त इसकी महत्व कि आखिर इसका महत्व क्या है। तो कह रहा है कि यह संगठन और व्यक्ति दोनों के लिए जरूरी है। यह जो है ना चाहे कोई कंपनी हो चाहे कोई व्यक्ति के डाटा हो, ठीक है, सभी के लिए क्या है? जरूरी है। इसमें डेटा और सिस्टम सुरक्षित रहते हैं। इसमें क्या होता है? हमारा डाटा जो है, हमारा सिस्टम जो क्या होता है? सुरक्षित होता है और डिजिटल कामकाज में भरोसा लोगों को बढ़ता है। तो ये इसका महत्व था। अब बारी आती है इसकी विशेषताओं का और योगदान का। तो कह रहा दोस्त इसकी पहली विशेषता है जोखिम को पहचानना। ये क्या करता है? कमजोरियों और संभावित खतरों को पहचानता है। ठीक, दूसरा उसका मूल्यांकन करता है, उसका जांच करता है। वही कह रहा है कि खतरों की गंभीरता और संभावना मापना कि आखिर ये जो खतरा है कितना भयंकर हो सकता है। और तीसरा ये क्या करता है? उसका नियंत्रण करता है, मतलब सुरक्षा उपाय जो है लागू करता है ना, कि आखिर इससे सुरक्षा कैसे किया जा सकता है। तो ये इसकी विशेषताएं और योगदान हो गई। अब बारी आती है दोस्त इसके निष्कर्ष का, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कह रहा है इससे नुकसान कम होता है। इससे अगर हम लोग ये उपाय करके रखते हैं ना तो इससे हमारा नुकसान कम होता है और हमारा जो डिजिटल कामकाज है वो सुरक्षित रहता है और निरंतर चलते रहता है। इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। तो अंत में दोस्तों लिखेंगे इस प्रकार से कि साइबर जोखिम प्रबंधन डिजिटल दुनिया को सुरक्षित
और भरोसेमंद तथा व्यवस्थित बनाने में मदद करता है। ये जो है ना क्या करता है, हमारा जो डिजिटल दुनिया है उसको सुरक्षित रखने के लिए और उस पर भरोसा रखने के लिए क्या है, कामगार है, मीन्स महत्वपूर्ण है ना। अब देखिए छठा हमारा क्वेश्चन था साइबर सुरक्षा नीतियाँ, कि आखिर साइबर सुरक्षा की कौन से नियम हैं और नीतियाँ हैं, जिसमें से हम लोग को पढ़ना था ESSP, ISSP, SYSSP, ये सब चीज़ों को पढ़ना था। तो बात करते हैं अगर इसके परिचय का, तो सबसे पहले लिखेंगे इस प्रकार से कि साइबर सुरक्षा नीतियाँ संगठन के डिजिटल संसाधनों और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए नियम और निर्देश बनाती है। ये जो साइबर सुरक्षा नीतियाँ हैं ये क्या करता है, कोई भी संगठन या तो डिजिटल संसाधन के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए नियम बनाता है और दिशा निर्देश बनाता है। ये नीतियाँ संगठन को सुरक्षा और व्यवस्थित बनाती है। ये क्या करता है, ये जो नियम है वो संगठन को सुरक्षित करता है और व्यवस्थित करता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर इसका अर्थ और परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहा है, ESSP के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइजेस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पॉलिसी, मतलब संगठन के सभी सुरक्षा उपायों और रणनीतियों को तय करती है कि आखिर संगठन का सुरक्षा कैसे होगा, इसका उपाय कैसे किया जाना चाहिए और कैसे कैसे काम होगा, इसके बारे में ये कौन तय करता है, ESSP तय करता है। दूसरा ISSP, इसका मतलब क्या है, तो कह रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पॉलिसी। ये क्या करता है, संगठन की सूचना सुरक्षा की योजना और नियम तय करता है। मतलब ये क्या करता है, संगठन की सूचना सुरक्षा की योजना और नियम तय करता है कि आखिर इस संगठन का जो सूचना है उसकी सुरक्षा कैसे किया जाए, इसके लिए वो योजना बनाता है और नियम तय करता है। तीसरा हमारा आता है SYSSP, जिसका मतलब होता है सिस्टम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पॉलिसी। मतलब कह रहा है सिस्टम और सॉफ्टवेयर स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ये क्या करता है, सिस्टम और सॉफ्टवेयर के स्तर पर जो है ना सुरक्षा निश्चित करती है, जिसमें से आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब आपका डाटा जो है वो सुरक्षित रहता है ना। तो ये तीनों का काम था। अब बारी आती है इसके महत्व का। तो महत्व में लिखेंगे दोस्त कि साइबर सुरक्षा नीतियाँ संगठन को सुरक्षित रखने, जोखिम कम करने और नियमों का पालन सुरक्षित करने में मदद करती है। मीन्स कह रहा है ना कि साइबर सुरक्षा का जो नीतियाँ हैं ये क्या करता है, हमारे संगठन को सुरक्षित रखता है, जोखिम को मतलब खतरा को कम करता है और नियम का पालन करने के लिए हम लोगों को बताता है और ये मदद करता है। कौन, साइबर सुरक्षा नीतियाँ। अब बारी आती है इसके विशेषताओं का, योगदान का। तो कह रहा है दोस्त कि कर्मचारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारी तय करती है। ये बताता है कि आखिर कर्मचारियों के क्या क्या कर्तव्य हैं और क्या क्या जिम्मेदारी है। दूसरा, ये सुरक्षा उपायों और नियमों को स्पष्ट करती है। ये बताती है कि कैसे हम लोग अपने सुरक्षा कर सकते हैं और कौन से नियम के तहत हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं। तीसरा, सुरक्षा प्रक्रिया और निगरानी को व्यवस्थित बनाती है। ये क्या करती है, सुरक्षा प्रक्रिया बनाती है और निगरानी रखती है कि कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है। चौथा हमारा कह रहा है कि संगठन की डिजिटल दुनिया में भरोसेमंद स्थिति बनाए रखती है। ये क्या करती है, डिजिटल दुनिया में जो है ना हम लोगों को भरोसा दिला के रखती है कि आखिर आपके संगठन को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, ना आपके संगठन को किसी प्रकार के कोई खतरा है। तो यहाँ तक हमारा ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बारी आती है अंत में निष्कर्ष का दोस्त। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कि ESSP, ISSP और SYSSP मिलकर के संगठन की सुरक्षा मजबूत बनाती है। ये क्या करती है, संगठन की सुरक्षा को मजबूत बनाती है और जोखिम मतलब खतरा को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन, ESSP, ISSP और SYSSP। ठीक, तो यहाँ तक हमारा छठा नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब बारी आती है 7वें नंबर क्वेश्चन का, जो हमारा है प्रमुख तकनीकें, पहुँच, नियंत्रण, गुप्त लेखन और मानक। कि आखिर ये सब चीज़ें क्या है, पहुँच नियंत्रण क्या है, गुप्त लेखन क्या है और मानक क्या है, ये सब प्रमुख तकनीकें हैं। तो कह रहा है दोस्त, परिचय में लिखेंगे कि साइबर सुरक्षा में तकनीक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साइबर सुरक्षा बनाए रखने के लिए तकनीकों का जो है ना बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन तकनीकों से डाटा, सिस्टम और नेटवर्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसकी अर्थ और परिभाषा क्या क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पहुँच नियंत्रण का। कह रहा दोस्त, ये जो है ना केवल अधिकृत व्यक्ति ही सिस्टम और डाटा तो पहुंच सकता है। मतलब पहुंच नियंत्रण का मतलब होता है कि सिर्फ जो अधिकृत व्यक्ति है, जो उसको स्थापित किया है या तो जो उसको बनाया है, सिर्फ वही जो है वो डाटा तक पहुंच सकता है। दूसरा कह रहा गुप्त लेखन मीन्स डाटा को ऐसे कोड में बदलना जिससे केवल अधिकृत व्यक्ति ही उसे पढ़ सके। मतलब देखिए आपका कोई डाटा है, ठीक है,
तो उसको इस कोड में वो बदल देता है ना कि सिर्फ आप जिसमें उसको चालू करोगे उसमें सिर्फ आप उसको पढ़ सकोगे, बाकी और कोई उसको पढ़ सकता नहीं है। इसको हम लोग गुप्त लेखन कहते हैं, सीक्रेट लेखन, है ना। तीसरा, मानक मतलब स्टैंडर्ड, कह रहा है सुरक्षा के नियम और प्रक्रिया तय करना ताकि सभी सिस्टम सुरक्षित रहे। ये क्या करता है, सुरक्षा के नियम और प्रक्रिया को तय करता है ताकि सारा सिस्टम जो है ना वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो यहाँ तक हम लोगों ने पहुँच नियंत्रण, गुप्त लेखन और मानक के बारे में समझ गया। अब यहाँ पे कह रहा है इसका महत्व क्या, आखिर इसका महत्व क्या है। तो कह रहा है दोस्त कि ये तकनीकें साइबर हमलों से सुरक्षा, डेटा की गोपनीयता और नेटवर्क की अखंडता बनाए रखने में मदद करता है। ये तकनीक क्या करता है, साइबर हमलों से सुरक्षा दिलाता है, डेटा को सीक्रेट रखता है और नेटवर्क की अखंडता बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ तक हम लोग इसके महत्व को भी समझ गए। अब बारी आती है इसकी विशेषताओं का। तो कह रहा है दोस्त कि अनधिकृत पहुंच को रोकना, मैंने आपको कहा था कि दूसरा व्यक्ति इसको पढ़ सकता नहीं है। दूसरा, डेटा चोरी और परिवर्तन से सुरक्षा, मतलब आपके डेटा को कोई चोरी नहीं कर सकता और इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। तीसरा, नेटवर्क और सिस्टम की विश्वसनीयता बनाए रखना, मतलब आपका जो नेटवर्क है और आपका जो सिस्टम है उस पर आपको विश्वास रहेगा कि इसमें कोई खतरा नहीं है। ये कौन काम करता है, तो पहुंच नियंत्रण, गुप्त लेखन और मानक काम करता है। अब अंत में बारी आती है तो इसके निष्कर्ष का। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि तकनीकें साइबर सुरक्षा का आधार है। तकनीकें क्या है, साइबर सुरक्षा का आधार है। इन्हें अपना करके हम डिजिटल दुनिया सुरक्षित और भरोसेमंद बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपका ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 का, जो आपका है गोपनीयता विनियमन। आखिर GDPR और DPDP क्या मतलब है, DDP मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्त परिचय और लिखेंगे कि डिजिटल दुनिया में व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए विभिन्न देश गोपनीयता कानून बनाते हैं। मतलब देखिए, आपका जो पर्सनल डाटा है, ठीक है, इसको बचा के रखना जो है ना वो क्या है, बेहद ज़रूरी है। इसलिए बहुत सारे देश जो है ना गोपनीयता कानून बनाते हैं, मतलब अपने पर्सनल डाटा को बचाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका अर्थ और परिभाषा क्या है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा GDPR, क्या कह रहा है, GDPR, जिसका मतलब होता है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, अर्थात यूरोप का कानून है कि जो डेटा उपयोग और गोपनीयता नियंत्रित करता है। मतलब यूरोप का ये कानून है जो क्या करता है, ये जो है ना यूरोप का कानून है जो क्या करता है, डेटा उपयोग और गोपनीयता को नियंत्रित करता है, सीक्रेटली को जो है ना ये नियंत्रित करता है ना। दूसरा हमारा है DPDP, ये क्या करता है, तो इसका मतलब होता है डाटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी एक्ट। मतलब भारत का ये कानून है, ये क्या है, भारत का कानून है जो डाटा को सुरक्षित और नागरिकों के अधिकार को जो है सुनिश्चित करता है। मतलब हमारा डाटा को सुरक्षित करता है और ये हम लोग को भरोसा दिलाता है कि आपके डाटा को कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने GDPR और DPDP को समझ गया, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है इसके महत्व को बताइए। तो बात करते हैं अगर इसके महत्व का दोस्त, तो कह रहा है ये कानून डेटा चोरी, अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा करते हैं। ये क्या करता है, हमारे डाटा को चोरी करने या तो कोई दूसरे व्यक्ति को उपयोग करने से बचाता है। आगे कह रहा है कि संगठन इनका पालन करके डिजिटल दुनिया में विश्वास बनाए रखते हैं। और यह जो संगठन है वो इसका पालन करके हम लोगों को डिजिटल दुनिया में भरोसा दिलाए रखता है। तो यहाँ तक दोस्त आपका ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है। लेकिन इसके पहले हम लोग जानेंगे इसकी विशेषता को और योगदान को। कह रहा है कि डाटा उपयोग में सहमति की आवश्यकता। देखिए मान लीजिए कि अगर आपके डाटा का कोई उपयोग करना चाहता है तो उसमें सहमति देना पड़ेगा, ठीक है, आपकी सहमति होनी चाहिए। दूसरा, उल्लंघन पर दंड और सुधार। ठीक है, मान लीजिए आपके डाटा को कोई और चुरा लेता है, उसको दंड दिया जाएगा, है ना, या तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा, नागरिकों के अधिकार और गोपनीयता को सुरक्षित करना। ये क्या करता है, नागरिकों के अधिकार को और गोपनीयता को सीक्रेट रखता है, ठीक है, ये किसी को भेजता नहीं है या तो किसी को भेजने से रोकता है ये। चौथा, संगठन की विश्वसनीयता और सुरक्षा बढ़ाना। ये क्या करता है, संगठन की, आपका जो भी संगठन है उस पर विश्वास दिलाता है और उसकी सुरक्षा को बढ़ाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समझ गया। अब अंत में बारी आती है इसके निष्कर्ष का दोस्त। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि GDPR और DPDP डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करता है। ये क्या करता है, हमारा डेटा को सुरक्षित रखता है और गोपनीयता मतलब इसको सीक्रेटली रखता है ना, जिससे डिजिटल दुनिया सुरक्षित और भरोसेमंद बनती है, जिससे हम लोग डिजिटल दुनिया पर भरोसा कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, आधार परियोजना और डेटा संरक्षण। आधार मतलब समझते हैं, हमारा आधार कार्ड, ठीक है। हम अपने आधार कार्ड से डेटा को कैसे संरक्षण कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्त परिचय, और लिखेंगे इस प्रकार से कि आधार परियोजना भारत में नागरिकों की डिजिटल पहचान है। आधार परियोजना क्या है, भारत में जो लोग रहते हैं उसका पहचान है, ये डिजिटल पहचान है। इसमें बायोमेट्रिक मतलब अंगूठा वाला, ठीक है, और व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित होती है, इसमें आधार कार्ड, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसके अर्थ और परिभाषा को कि डेटा संरक्षण का मतलब है कि नागरिकों की जानकारी चोरी, हानि या तो गलत इस्तेमाल से सुरक्षित रहे। मतलब अगर बात करते हैं डेटा संरक्षण से, तो कहेंगे कि डेटा संरक्षण का अर्थ है नागरिकों की जानकारी चोरी होने से, हानि होने से या तो गलत इस्तेमाल होने से सुरक्षित रहे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा संरक्षण कहते हैं। अब बारी आती है दोस्त इसके महत्व का, तो इसमें लिखेंगे कि आधार डेटा में बहुत संवेदनशील जानकारी होती है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी होता है और डीपली जानकारी होता है। अगर यह सुरक्षित नहीं होगा तो पहचान चोरी या दुरुपयोग हो सकता है। अगर मान लीजिए हमारा आधार कार्ड सुरक्षित नहीं है तो हमारे पहचान चोरी हो सकता है और उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए आधार कार्ड को सुरक्षित करना क्या है, बेहद ज़रूरी है ना। अब बारी आती है इसके विशेषताओं का और योगदान का दोस्त। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि UIDAI द्वारा डाटा इंक्रिप्शन और सुरक्षा उपाय लागू किए जाते हैं। मतलब देखिए, अगर आपको आधार कार्ड को सुरक्षित करना है तो UIDAI के द्वारा जो है ना डेटा को इंक्रिप्शन किया जाता है, मतलब मजबूत किया जाता है, और इसके सुरक्षा उपाय लागू किए जाते हैं। दूसरा, डेटा की गोपनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित होती है। मतलब डेटा की सीक्रेटली क्या कि कब ये सीक्रेट रहेगा और किसको मिलेगा उसको सुनिश्चित करता है। तीसरा, नागरिकों का ये भरोसा बनता है और डिजिटल सेवाओं का सुरक्षित उपयोग संभव कराता है। कौन, तो डेटा संरक्षण, है ना। अब अंत में बारी आती है दोस्त इसके निष्कर्ष का। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि आधार परियोजना में डेटा सुरक्षा मजबूत होने से नागरिकों का विश्वास बढ़ता है। क्या होता है, आधार परियोजना में हमारे डेटा को सुरक्षित होता है, मतलब हमारा डेटा सुरक्षित होता है और मजबूत होता है, जिससे नागरिकों का ये विश्वास बढ़ता है कि डिजिटल पहचान जो है ना वो हमारा क्या है, सुरक्षित है। हमारा डिजिटल पहचान को कोई चोरी नहीं कर सकता है। अब अंत में बारी आती है दोस्त क्वेश्चन नंबर 10वें का, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है गोपनीयता बनाम सुरक्षा। गोपनीयता मतलब क्या होता है, सीक्रेट रखना, और सुरक्षा मतलब सुरक्षित रखना, ठीक है। तो आखिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय, और लिखेंगे कि आज के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। मीन्स राष्ट्र का भी सुरक्षा जरूरी है और व्यक्ति का भी सुरक्षा क्या है, जरूरी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग अर्थ और परिभाषा, और लिखेंगे इस प्रकार से कि गोपनीयता का मतलब है व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखना। अगर बात किया जाए गोपनीयता का तो इसका मतलब होता है व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखना, जबकि सुरक्षा का मतलब होता है पूरे राष्ट्र और संगठन का डाटा का सुरक्षा करना। मतलब सीधा कहिएगा, गोपनीयता के बारे में पूछेगा तो पर्सनल डाटा को सुरक्षित करना, और सुरक्षा के बारे में पूछेगा तो पूरे राष्ट्र या तो पूरे संगठन के डाटा को सुरक्षित करना या तो सुरक्षित करना, है ना। अब बारी आती है इसके महत्व का दोस्त। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि कभी कभी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत जानकारी साझा करनी पड़ती है। कभी कभी जो है ना सुरक्षा लागू करने के लिए व्यक्तिगत मीन्स पर्सनल डाटा को देना पड़ता है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि गोपनीयता का उल्लंघन बहुत अधिक ना हो। मतलब आपका सिक्योरिटी का ज़्यादा उल्लंघन ना हो, मतलब सारा चीज़ आपको बताना नहीं है। कभी कभी वो देखे होंगे कि आपका फ़ोन आता है किसी के पास और कहता है कि हाँ आपका लॉटरी लग गया, तो लोग जो है क्या करता है, डेबिट कार्ड का लास्ट डिजिट मांगता है और OTP मांगता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग क्या करते हैं, OTP को दे देते हैं। इससे उसका सब कुछ हैक हो जाता है और पैसा खाली हो जाता है अकाउंट, है ना। वही कह रहा है कि लेकिन यह भी ज़रूरी है कि आपकी जो गोपनीयता है उसका उल्लंघन ज़्यादा तरीके से ना हो, मतलब उतना ही देना है इंफॉर्मेशन जितना कि ज़रूरी हो, ठीक है। अब अंत में बारी आती है दोस्त इसके विशेषताओं का और योगदान का। तो देखेंगे इस प्रकार से कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच संतुलन, ये क्या करता है, राष्ट्र का भी सुरक्षा करता है और व्यक्ति के भी डाटा को सुरक्षित रखता है ना। दूसरा, डेटा और नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ये डेटा और नेटवर्क को भी सुरक्षित रखता है। तीसरा, डिजिटल दुनिया में भरोसेमंद और सुरक्षित वातावरण ये बनाता है,
ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके विशेषताओं और महत्व को भी समझ गया। अब अंत में बारी आती है दोस्त इसके निष्कर्ष का, और निष्कर्ष में लिखेंगे हम लोग इस प्रकार से कि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता दोनों महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता मतलब पर्सनल डाटा को छिपाना क्या है, दोनों जरूरी है, और सही संतुलन बनाए रखना ही सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल समाज की पहचान है। मतलब आपको हर चीज़ की सुरक्षा करना ही डिजिटल समाज की पहचान है, अन्यथा डिजिटल समाज की कोई अहमियत ही नहीं है। यहाँ तक दोस्त आपका ये पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। थोड़ा बहुत कहीं कहीं हिचकिचाहट या तो प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि मात्र अभी ही मैं ये सारे क्वेश्चंस को बना रहा हूँ और आपका एग्ज़ाम सुबह सुबह है, ठीक है। और मैं सोच रहा था कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये सारे प्रश्नों का उत्तर शॉर्ट भाषा में आपको समझा दिया ताकि आप आराम से एग्ज़ाम में इसको लिख सको। अब देखिए यहाँ तक तो आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब मैं आपको 5 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स वाले और कुछ 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को और भी बता देता हूँ। इसको भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत देख करके जाइएगा, बस सुन के जाइएगा। देखिए मेरे दोस्त, अगर बात करते हैं पहले क्वेश्चन का जो हमारा 1 मार्क्स के लिए था, साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर सुरक्षा किसको कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करके, मोबाइल का उपयोग करके, इंटरनेट का उपयोग करके ठगी करते हैं। तो उन्हीं से बचना जो है ना क्या कहलाता है, साइबर सुरक्षा कहलाता है। वही कह रहा है साइबर सुरक्षा का मतलब है कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, वेबसाइट और हमारी ऑनलाइन जानकारियों को हैकर्स और वायरस से बचाना। ये क्या कहलाता है, साइबर सुरक्षा कहलाता है। कह रहा है यह हमें ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखती है। ये क्या करती है, हमें ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, आपको मैसेज भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, लिंक क्लिक करने के बाद सारा आपका डाटा खत्म हो जाता है, या तो फिर कह सकते हैं कि आपका वो मनी वगैरह सब खत्म हो जाता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइबर सुरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें मेरे दोस्त, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है। यहाँ पे क्वेश्चन दोनों दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है ना। तो बात अगर करते हैं वल्नरेबिलिटी का, तो कहा जाता है कि वल्नरेबिलिटी का मतलब है सिस्टम या सॉफ्टवेयर में कोई कमजोरी या गलती जिससे हैकर जो है उस पर हमला कर सकता है। मान लीजिए आपके सिस्टम में या तो सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम के कारण कोई हैकर जो है ना क्या कर सकता है, तुरंत उस पर हमला कर सकता है और आपके डाटा को चोरी कर सकता है। कह रहा है कि यह जो है कमजोरी हमारी सुरक्षा के खतरों में डाल सकती है। कह रहा ना कि यह कमजोरी है जो है ना हमारे कंप्यूटर के सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, मतलब हमारा कंप्यूटर जो है हैक हो सकता है ऐसे, ठीक। तीसरा हमारा प्रश्न था दोस्त, CIA त्रिकोण के 3 घटक कौन है। तो CIA त्रिकोण के 3 घटक मैंने आपको बताया था, ठीक है। कॉन्फिडेंटली, ठीक है, इंटीग्रिटी और एवेबिलिटी। तो आखिर यहाँ पे कैसे कैसे लिखना है, तो लिखा गया इस प्रकार से कि CIA त्रिकोण कंप्यूटर सुरक्षा के 3 जरूरी हिस्सों में दिखाता है। पहला गोपनीयता, जिसको हम लोग कॉन्फिडेंटली कहते हैं, है ना। कह रहे हैं कि जानकारी को गुप्त रखना, जानकारी को गुप्त रखना, ये क्या करता है, जानकारी को गुप्त रखता है। दूसरा अखंडता, ये जानकारी को बिना बदलाव के सुरक्षित रखता है ये, ठीक है। फिर तीसरा क्या कह रहा है कि जब भी जरूरत हो तब जानकारी आसानी से हमें मिल जाता है। तो ये काम कौन करता है, CIA। कौन करता है मेरे दोस्त, CIA करता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारे इस प्रकार से है। कह रहा है एक्टिव और पैसिव अटैक में क्या अंतर है। क्या कह रहा है, एक्टिव और पैसिव अटैक में क्या अंतर है। इंग्लिश आपका ऐसे रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स, है ना। तो बात अगर करते हैं मेरे दोस्त एक्टिव अटैक का, किसका, एक्टिव अटैक का, कहा जाता है कि इसमें हैकर जो है ना सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इसमें हैकर क्या करता है, सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, आपका डाटा मिटा देता है या तो उसको बदल देता है। जबकि अगर बात करते हैं पैसिव अटैक का, तो पैसिव अटैक का मतलब है कि हैकर जो है ना आपकी जानकारी को चुपचाप देखेगा, उसमें कुछ हटाएगा नहीं, कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है, बस देखेगा और वहां से चला जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे इस प्रकार से है कि साइबर अपराध का एक उदाहरण दीजिए। साइबर अपराध, साइबर अपराध किसको कहते हैं। मान लीजिए किसी के मोबाइल से डाटा चोरी करना, ये क्या हो गया, साइबर अपराध हो गया। तो वही कह रहा है कि साइबर अपराध का एक उदाहरण है किसी का भी ईमेल या तो सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लेना और उसकी जानकारी को चुरा लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने इसके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। अब बारी आती है मेरे दोस्त इसके 5 मार्क्स वाले VVI प्रश्नों का, जिसमें से पहला हमारा प्रश्न था साइबर सुरक्षा के परतों को समझाइए।
क्या समझाइए, साइबर सुरक्षा के परतों को समझाइए कि साइबर सुरक्षा के क्या क्या कद होते हैं, कैसे कैसे साइबर सुरक्षा किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे मेरे दोस्त परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि साइबर सुरक्षा की परतें एक सुरक्षित ढांचा बनाती है। साइबर सुरक्षा की परतें क्या करती है, एक सुरक्षा ढांचा बनाती है जिससे कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को कई स्तरों तक सुरक्षित किया जाता है। मीन्स कह रहा ना कि साइबर सुरक्षा की परतें जो है ना क्या करती है, सुरक्षा की एक ढांचा बनाता है जिससे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है और नेटवर्क जो है वो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। कह रहा है इसकी जो प्रमुख परतें हैं वो निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से परतें हैं, तो पहला इसका परत है भौतिक सुरक्षा। क्या है मेरे दोस्त, भौतिक सुरक्षा। अब भौतिक सुरक्षा मतलब क्या होता है, तो कह रहा है इसमें जो है ना कंप्यूटर हार्डवेयर और डेटा सेंटर को अनधिकृत पहुंच से बचाया जाता है। ठीक है, मतलब आपका कंप्यूटर हार्डवेयर और डेटा जो है ना उसको अनवांटेड लोगों तक नहीं पहुंचने देता ये। ठीक, दूसरा कह रहा है नेटवर्क सुरक्षा। ये क्या करता है, नेटवर्क को हैकिंग, वायरस और अन्य ऑनलाइन खतरों से बचाता है ना। कह रहा है कि फायरवॉल और एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है ना फायरवॉल और एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा है एप्लीकेशन सुरक्षा। सॉफ्टवेयर और ऐप्स में कमजोरियों को दूर कर उन्हें सुरक्षित बनाना। ठीक है, किसका काम है, तो साइबर सुरक्षा का काम है ना। आगे कह रहा है कि डेटा सुरक्षा, डेटा को इनक्रिप्ट और सुरक्षित रखना ताकि अनाधिकृत लोग उसे ना पढ़ सकें। ये किसका काम है, साइबर सुरक्षा का। फिर कह रहा है मेरे दोस्त कि यूजर एजुकेशन में जो भी उपयोग करता है उसको साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना ताकि वे मजबूत पासवर्ड और सुरक्षित व्यवहार अपना सकें और उनका जो है ना कंप्यूटर और फोन जो है हैक ना हो सके। ठीक है, तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन को समाप्त किया। अब बारी आती है मेरे दोस्त इसके दूसरे क्वेश्चन का, जो हमारा इस प्रकार से था कि इंटरनेट गवर्नेंस की चुनौतियां। इंटरनेट गवर्नेंस की क्या क्या चुनौतियां हैं, या तो इंटरनेट गवर्नेंस किसको कहते हैं, है ना। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दे सकता है। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेट गवर्नेंस का। किसका, इंटरनेट गवर्नेंस का। तो कहा जाता है कि इंटरनेट को ठीक से चलाने के लिए नियम बनाना और उसका पालन करवाना क्या कहते हैं, उसको इंटरनेट गवर्नेंस कहते हैं। मींस इंटरनेट को ठीक से चलाने के लिए नियम बनाना और उनके पालन कराने के तरीके को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट गवर्नेंस कहते हैं। कह रहा है जैसे कि मान लीजिए सड़क पर ट्रैफिक के नियम होते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर भी जो है ना कुछ नियम जरूरी होते हैं ताकि सभी लोग इसे सुरक्षित और ठीक से इस्तेमाल कर सके। जैसा कि सड़क पर हम लोग देख रहे हैं कि ट्रैफिक नियम होता है, वैसे इंटरनेट पर भी जो है ना कुछ नियम लागू होते हैं ताकि सभी लोग जो है ना इसको सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, कह रहा लेकिन इंटरनेट को सही तरीके से चलाना आसान नहीं है। इसमें कई चुनौतियां आती है, कई प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि पहला हमारा साइबर अपराध। क्या है, साइबर अपराध, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग साइबर क्राइम। क्या कहते हैं, साइबर क्राइम। कह रहा है कि इंटरनेट पर कुछ लोग दूसरों की फोटो, जानकारियां या बैंक डिटेल्स चुरा लेते हैं। इंटरनेट पे कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे का फोटो को चुरा लेते हैं, जानकारियां चुरा लेते हैं और बैंक डिटेल्स को चुरा लेते हैं, है ना। और इसको रोकना क्या है, बेहद ही जरूरी है। दूसरा कह रहा है दोस्त कि गलत और झूठी जानकारियां फैलाना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंटरनेट पे कभी कभी अफवाहें, झूठी खबरें और नफरत फैलाने वाली बातें डाली जाती है। इससे समाज में दिक्कतें आती है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कुछ ऐसे फोटोज वगैरह हो जाता है या तो कुछ भी चीज़ गलत फहमी वाली चीज़ जो है ना डाल दिया जाता है, जिससे लोगों के मन में गलत इफेक्ट पहुंचता है। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है सब तक इंटरनेट ना पहुंचना। मीन्स गांव और गरीब इलाकों में इंटरनेट की सुविधा कम होती है, जिससे वहां के लोग जो है ना वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे कह रहा है कि हर देश के अलग नियम। इंटरनेट गवर्नेंस का जो है ना सब देशों का अलग अलग नियम है। कह रहा है कि हर देश इंटरनेट के लिए अलग कानून बनाता है, इसलिए एक जैसा नियम बनाना मुश्किल हो जाता है। पांचवा हमारा है बड़ी कंपनियों का ज़्यादा कंट्रोल। मीन्स कह रहा है कि कुछ बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक इंटरनेट पर ज़्यादा अधिकार रखती है। इससे छोटे लोग और देश जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, गूगल पे अपना सारे पासवर्डों को डाल देते हैं, फेसबुक पे सारे पासवर्डों को डाल देते हैं। इससे गूगल के पास और फेसबुक के पास आपके सारा डाटा सेव हो जाता है। ठीक है, और नतीजा ये निकलता है कि इंटरनेट को सुरक्षित, सच्चा और सभी के लिए सम्मान बनाने के लिए सभी देशों और लोगों को मिल करके नियम बनाने और पालन करने की जरूरत है। कह रहा ना इस प्रकार से हम लोग कहें तो इंटरनेट को सुरक्षित करने के लिए
ठीक है। और हमें अपनी फाइलों को बचाव करने के लिए सभी देश और लोगों को मिल करके जो ना नियम बनाना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए, तभी जो है हम लोग साइबर अपराध से बच सकते हैं, अन्यथा साइबर अपराध से बचे नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 में। इस क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऐसे कह रहा है कि कंप्यूटर अपराधियों के प्रकार, कंप्यूटर अपराधी के क्या क्या प्रकार हैं, है ना, कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल कितने प्रकार के होते हैं, मीन्स कंप्यूटर क्रिमिनल कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो बात करते हैं मेरे दोस्त कंप्यूटर क्रिमिनल का। तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से कि कंप्यूटर अपराधी वे लोग होते हैं जो कंप्यूटर या इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या कह रहा है? कंप्यूटर अपराधी वे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्यूटर या इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये लोग चोरी, धोखाधड़ी, डाटा चुराना, वेबसाइट हैक करना जैसे काम करते हैं, है ना। और कंप्यूटर अपराधी की बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं, जिसका वर्णन नीचे किया गया है। पहला है हैकर। आप लोगों ने हैकर का नाम सुना होगा। कह रहा हैकर ऐसे लोग होते हैं जो किसी का कंप्यूटर या मोबाइल सिस्टम को तोड़ करके उसमें घुस जाते हैं, मीन्स उसके सुरक्षा को तोड़ करके उसमें घुस जाते हैं। और कुछ हैकर जो है ना सिर्फ मजे के लिए करते हैं, तो कुछ हैकर जो है दूसरे के डाटा को चुराने या नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरा हमारा है क्रैकर्स। क्या है? क्रैकर्स। ये हैकर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये जो है ना हैकर से भी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सुरक्षा तंत्र को तोड़ करके प्रोग्राम को खराब कर देते हैं और सिस्टम को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। ये कौन? क्रैकर्स। फिर तीसरा हमारा आता है साइबर ठग। क्या आता है? साइबर ठग, जिसको हम लोग साइबर फ्रॉड कहते हैं। कह रहा है कि ये लोग ऑनलाइन वेबसाइट या तो ईमेल के जरिए लोगों से पैसा ऐंठते हैं। ये लोग क्या करता है, ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए या तो ईमेल के जरिए लोगों से क्या करते हैं, पैसा ठगते हैं, जैसे कि फर्जी कॉल करना, ठीक है, और बैंक की जानकारी देना, और बैंक की जानकारी मांग करके नकली वेबसाइट से पैसे बना करके निकाल लेना। ठीक है, ये सब काम किया जाता है। ये कौन करता है? साइबर ठग करते हैं। फिर चौथा है डाटा चोर। ये अपराधी किसी कंपनी या व्यक्ति की जरूरी जानकारियां चुरा लेता है और उसे बेचते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो कंप्यूटर अपराधियों के प्रकार है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा कहा था कि कंप्यूटर अपराधियों के प्रकार को बताइए। फिर पांचवा हमारा आता है स्पैम भेजने वाले। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ईमेल पे हमारे बहुत सारे ऐसे अनवांटेड ईमेल्स आ जाते हैं जो हम लोग चाहते भी नहीं। तो वही कह रहा है कि ये लोग फालतू या गलत ईमेल भेजते हैं जिससे लोगों को धोखा हो सकता है या तो वायरस आ सकता है। ठीक है, उसको डाउनलोड करने से आपके फ़ोन में वायरस आ जाएगा और आपका फ़ोन जो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हैक हो जाएगा। ठीक है, तो अंत में दोस्तों नतीजा यही निकलता है, कहा जाता है कि कंप्यूटर अपराधी समाज और देश दोनों के लिए खतरनाक होता है। इनसे बचने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए और मजबूत पासवर्ड, एंटीवायरस जैसे सुरक्षा उपाय अपनाना चाहिए। किस चीज़ के लिए? तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने फ़ोन को बचाने के लिए, अपने सिस्टम को बचाने के लिए, में साइबर सुरक्षित रहने के लिए। ठीक है, साइबर ठगों से बचने के लिए, है ना। अब दोस्तों बातें आती है क्वेश्चन नंबर 4 का, जो हमारा इस प्रकार से था कि भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति क्या है। क्वेश्चन क्या था? भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो है ना वो क्या है, उसके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, या तो व्हाट इज नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो बात करते हैं अगर दोस्त राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का, तो लिखना आपको इस प्रकार से है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को साल 2013 में बनाया था। इसका मकसद यह था कि देश के लोगों, सरकारी ऑफिसों, कंपनियों और सेना के कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित रखा जाए। मीन्स देखिए हुआ क्या कि भारत सरकार ने 2013 ईस्वी में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो है ना लागू किया, जिसका मकसद था, जिसका उद्देश्य था कि देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, जितनी भी कंपनियां हैं और सेना के कंप्यूटर सिस्टम है, सबको जो है ना क्या किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, है ना। कह रहा है इस नीति का मुख्य उद्देश्य है, पहला साइबर हमलों से सुरक्षा देना, मीन्स ताकि कोई भी हैकर जो है ना सरकारी या तो निजी सिस्टम को नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरा उद्देश्य डाटा को गोपनीयता बनाए रखना, ठीक है, यानी लोगों की जो निजी जानकारियां हैं उसको चोरी ना होने देना। खैर तीसरा जो है सुरक्षित इंटरनेट वातावरण तैयार करना ताकि लोग जो है ना बिना डरे इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके।
चौथा इसका उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना, मीन्स लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देना, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके क्वेश्चनों को समाप्त किया। बारी आती है इसके निष्कर्ष का मेरे दोस्त। तो निष्कर्ष में लिखेंगे, इस नीति के तहत सरकार ने CERT-IN टीम बनाई है, ठीक है, जो देश में होने वाले साइबर हमलों की निगरानी करती है और समाधान देती है। क्या कह रहा है, इस नीति के तहत सरकार ने क्या किया, एक टीम बनाया है जिसका पूरा नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, है ना। और ये क्या करता है, साइबर हमलों पर निगरानी रखता है और उसका समाधान तुरंत करता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त इसके 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे इस प्रकार से है कि मोबाइल उपकरणों में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी कैसे होती है। क्या कह रहा है, मोबाइल उपकरणों में, मोबाइल जैसे सिस्टमों में जो है ना, क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी कैसे होता है, फ्रॉड कैसे होता है, उसके बारे में बताइए। वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ऐसे पूछ सकता है कि हाउ डज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड ऑक्योर्स इन मोबाइल डिवाइसेस। तो सबसे पहले दोस्त लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय, और लिखेंगे कि आजकल मोबाइल से शॉपिंग, बैंकिंग और पेमेंट करना बहुत आम हो गया है और इसी का फायदा उठा करके कुछ लोग जो है ना क्या करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से परिचय में लिखना है। आगे आपको लिखना है कि क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी मोबाइल में ऐसे होती है। कैसे होती है, तो पहला, फर्जी ऐप के जरिए। आप लोगों ने देखा होगा कई तरह के ऐप्स जो है बाजार में आए हैं। वही कह रहा है कि कुछ लोग नकली ऐप बनाते हैं जो दिखने में असली लगते हैं। लोग क्या करते हैं, उसमें जो है ना अपनी कार्ड डिटेल्स डाल देते हैं और अपराधी जो है उसका गलत इस्तेमाल करता है। मतलब वो उसका समझ लिया कार्ड डिटेल्स डाला कि आपका कार्ड पूरा साफ हो गया। दूसरा कह रहा है फिशिंग लिंक, मीन्स SMS या तो ईमेल में एक लिंक भेजा जाता है। जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करोगे, आपकी जानकारी जो है वो क्या हो जाएगी, हैक हो जाएगी, मीन्स आपका फ़ोन ही हैक हो जाएगा, है ना। तीसरा कह रहा वाईफाई नेटवर्क का दुरुपयोग। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने पर जो है ना हैकर आपकी मोबाइल डाटा चुरा सकता है। ठीक है, कभी कभी देखा होगा कि कई जगह जो है ना वाईफाई चालू होता है ना। तो अगर आप पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल करते हैं तो हैकर जो है ना उसके तहत आसानी से आपके फ़ोन में घुस सकता है। ठीक है, चौथा कह रहा कि फ़ोन हैक करना। अगर फ़ोन में वायरस या तो मालवेयर आ जाए तो वो चुपचाप आपकी बैंक या तो कार्ड की जानकारी चुरा सकता है। कौन, हैकर्स। ठीक है, अब इससे बचाव के उपाय क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो पहला कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद ऐप को ही डाउनलोड करें। दूसरा, अनजान लिंक पे कभी क्लिक ना करें। तीसरा कह रहा है दोस्त कि OTP और कार्ड डिटेल्स किसी को ना बताएं। अपने OTP को और कार्ड डिटेल्स जो है ना किसी को बताएं नहीं। चौथा कह रहा है कि मोबाइल में एंटीवायरस जरूर रखें। मोबाइल में क्या करें, एंटीवायरस जरूर डला के रखें। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त किया। अब हमारा क्वेश्चन 6 इस प्रकार से है कि साइबर खतरों और साइबर युद्ध में क्या अंतर है। साइबर खतरा और साइबर युद्ध में क्या अंतर है, या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि साइबर खतरा क्या है या तो साइबर युद्ध क्या है ना। तो क्वेश्चन आप देखिएगा कि साइबर थ्रेट्स रहेगा और साइबर वॉरफेयर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर बात करते हैं साइबर खतरों और साइबर युद्धों का, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइबर खतरे के बारे में। किसके बारे में, साइबर खतरे के बारे में। लेकिन इसके पहले हम लोग लिखेंगे परिचय और लिखेंगे इस प्रकार से कि साइबर खतरे और साइबर युद्ध दोनों कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़े खतरनाक काम होते हैं, लेकिन इनमें फर्क होता है। किसमें किसमें, साइबर खतरा और साइबर युद्ध में। अब आखिर साइबर खतरा क्या है और साइबर युद्ध क्या है उसको हम लोग आगे जानते हैं। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, कह रहे हैं यहाँ पे साइबर खतरे का मतलब है। तो साइबर खतरे का मतलब क्या है, तो कह रहा है कि ऐसा कोई काम जिससे आपके कंप्यूटर, मोबाइल या डाटा को नुकसान हो सकता है, जैसे कि वायरस, हैकिंग, फिशिंग ईमेल, पासवर्ड चोरी करना आदि, है ना। ये आम लोगों, कंपनियों या सरकारों को निशाना बना सकती है। ठीक है, मैं सीधा समझिएगा कि साइबर खतरा का मतलब है कि आम लोगों का जब मोबाइल, डाटा ये सब हैक किया जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइबर खतरा कहते हैं। लेकिन बात अगर किया जाए साइबर युद्ध का, तो साइबर युद्ध जो है ना देशों के बीच में होता है। किसके बीच में, देशों के बीच। जैसे मान लीजिए भारत का कुछ लोग जो है वो क्या करेगा, पाकिस्तान के कुछ डाटा को चुरा लिया, ठीक है, या तो उसका सिस्टम को हैक कर लिया, तो ये क्या हो गया, साइबर युद्ध हो गया। वही कह रहा है कि जब एक देश दूसरे देश के कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क पर हमला करता है, जैसे कि सेना का डाटा चुराना, बिजली या बैंकिंग सिस्टम को ठप करना, है ना, इस तरह के युद्ध को जो है डिजिटल युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिजिटल युद्ध, और इसी को जो है साइबर युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है,
अब बात करते हैं इसमें अगर मुख्य अंतरों का, तो कहा जाता है कि साइबर खतरे रोज होते हैं और कई बार छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं साइबर युद्ध का जो है ना, तो ये देश स्तर पे होता है। ठीक है, वही कह रहा है कि साइबर युद्ध एक देश द्वारा दूसरे देश पे हमला करने से होता है और ये जो है ना बड़ा नुकसान कर सकता है। तो यहां से दोस्तों हम लोगों ने इसके छठे प्रश्न को भी समाप्त किया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 का, जो हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि मोबाइल और वायरलेस उपकरणों से जुड़े सुरक्षा खतरे क्या है। मोबाइल और वायरलेस उपकरणों से जुड़ा सुरक्षा खतरा क्या है, उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में ऐसे दे सकता है कि सिक्योरिटी रिस्क और मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। तो बात अगर करते हैं मोबाइल और वायरलेस उपकरणों से जुड़े सुरक्षा खतरे का, तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय और लिखेंगे इस प्रकार से कि आजकल जो है ना हम लोग मोबाइल और वायरलेस नेटवर्क जैसे कि वाईफाई और ब्लूटूथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ सुरक्षा खतरे भी हो रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका कुछ खतरा भी है। खतरा क्या है? तो पहला डेटा चोरी होना। कह रहा है कि आपके मोबाइल में वायरस या तो फर्जी ऐप हो तो आपकी फ़ोटो, मैसेज, बैंक डिटेल्स चोरी हो सकती है। कब? जब आपके मोबाइल में फर्जी ऐप होगा तब। दूसरा कह रहा है कि फिशिंग अटैक मीन्स एसएमएस या तो ईमेल के जरिए लिंक भेज करके आपकी जानकारी चुराई जा सकती है। तीसरा कह रहा है पब्लिक वाईफाई का खतरा, कि मान लीजिए खुले नेटवर्क जैसे रेलवे स्टेशन या तो कैफे से जुड़ने पर जो है ना हैकर क्या कर सकता है, आपके फ़ोन को हैक कर सकता है। चौथा कह रहा है दोस्त ब्लूटूथ हैकिंग, मीन्स अगर आपका ब्लूटूथ चालू है तो कोई पास का हैकर जो है ना आपके फ़ोन में घुस सकता है। ठीक। पांचवा कह रहा है मोबाइल चोरी, कि मान लीजिए अगर आपका कभी फ़ोन चोरी हो जाए, है ना, और उसमें पासवर्ड ना लगा हो, तो वो जो है ना आपकी सारी जानकारियों को हड़प लेगा। में सारी जानकारी आपके गलत हाथों में चली जाएगी, मीन्स आपका फ़ोन हैक हो जाएगा फिर। ठीक है। अब कह रहा है इससे बचाव के उपाय, कैसे इससे बचा जाना चाहिए। तो इससे बचने के पहला उपाय है अनजान नेटवर्क से बचें, अनजान नेटवर्क पर क्लिक ना करें, फालतू ऐप डाउनलोड ना करें और फ़ोन में पासवर्ड और एंटीवायरस जरूर रखें। इतना काम हम लोगों को करना है। ठीक है। अब दोस्तों बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 का, जो इस प्रकार से था कि साइबर अपराध के सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? साइबर अपराध का समाज पे क्या असर हो सकता है, उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में दे सकता है कि सोशल इंपैक्ट ऑफ साइबर क्राइम। तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे दोस्त? परिचय लिखेंगे। लिखेंगे इस प्रकार से कि साइबर अपराध का असर सिर्फ व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर होता है। क्या कह रहा है? साइबर अपराध का असर जो है ना सिर्फ निजी व्यक्तियों पे नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का वो डाटा हैक कर सकता है। ठीक है, पूरे समाज का भी वो कर सकता है ना। इसके कुछ मुख्य सामाजिक प्रभाव हैं। तो क्या क्या सामाजिक प्रभाव हैं? पहला कह रहा डर और चिंता बढ़ना। जब लोगों की निजी जानकारी या बैंक का पैसा चोरी हो जाता है तो लोग जो है ना इंटरनेट पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। ये तो सही बात है। दूसरा कह रहा है विश्वास टूटना। मान लीजिए ऑनलाइन फ्रॉड या तो धोखा होने पर लोग जो है ना सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग से डरने लगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है, मेरे साथ भी हुआ था एक बार ऐसा। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करना ही छोड़ दिया। आगे कह रहा है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव कह रहा है कि साइबर बुलिंग, झूठी खबरें या तो बदनाम करने वाली फोटो वीडियो से लोग जो है ना तनाव में आ जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं किसी को। अगर किसी के पास कोई फोटो वगैरह है, ठीक है, या तो किसी के फ़ोन से अगर वो फोटो वगैरह ले लेते हैं तो लोग उसको क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, है ना। तो इससे वे लोग जो है ना स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर चौथा कह रहा है नौकरी और करियर पर असर, कि अगर किसी का सोशल मीडिया हैक हो जाता है और गलत पोस्ट डाल दिया जाता है, ठीक है, तो उसकी नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। ये चौथा असर हुआ। पांचवा असर है समाज में अपराध बढ़ना, कि अगर साइबर अपराध रोका नहीं गया, ठीक है, या तो रोक नहीं लगा इस पे, तो समाज में कानून का डर जो है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? तो नतीजा यही निकलता है कि साइबर अपराध समाज को जो है ना कमजोर कर सकते हैं। इसलिए लोगों को जागरूक करना और सुरक्षा उपाय अपनाना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है कि साइबर अपराध जो है ना हमारे समाज को कमजोर कर सकता है, ठीक है, इसके कड़ियों को तोड़ सकता है। इसलिए लोगों को जागरूक करना और सुरक्षा के उपायों को बताना और उन लोगों से अपनवाना बेहद ही जरूरी है। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके 5 मार्क्स वाले जितने भी VVI क्वेश्चन थे, कौन सा 5 मार्क्स वाले जितने भी VVI क्वेश्चन थे, सारे VVI क्वेश्चनों को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब बचा हुआ है आपका 15 मार्क्स वाला प्रश्न। कौन सा?
15 मार्क्स मीन्स 15 मार्क्स वाला प्रश्न, ठीक है। तो उसको मैं इसी वीडियो में करवा दूंगा। या देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा साइबर सुरक्षा के सिद्धांत। क्वेश्चन देखिएगा इंग्लिश में, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द प्रिंसिपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी। क्या क्या है? साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ अटैक्स, है ना, इसके बारे में वही कह रहा है कि साइबर सुरक्षा के सिद्धांत, खतरे और विभिन्न प्रकार के हमले को जो है ना विस्तार से समझाइए। तो मैंने आपको बताया था साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा मतलब क्या है, तो लिखेंगे सबसे पहले परिचय, और इस प्रकार से लिखेंगे कि आज हम सभी मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे पढ़ाई हो, ऑनलाइन खरीदारी हो, बैंकिंग हो, सोशल मीडिया हो, सभी लोग जो है ना फोन का इस्तेमाल करता है। लेकिन इंटरनेट के साथ कई खतरे भी जुड़े हुए होते हैं। जब कोई हैकर हमारे डाटा या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो इसे साइबर हमला कहते हैं। क्या कह रहा है? जब कोई हैकर क्या करता है, हमारा डाटा के साथ छेड़छाड़ करता है या तो हमारे डाटा को चुराने का प्रयास करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो साइबर अटैक कहते हैं या तो साइबर हमला कहते हैं, ठीक है। कह रहा है इन खतरों से बचने के लिए हमें साइबर सुरक्षा की जानकारी होनी चाहिए। क्या कह रहा है? अगर हमें इन खतरों से बचना है तो हमें साइबर सिक्योरिटी की जानकारी जो है ना, साइबर सुरक्षा की जानकारी जो है होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कहा था साइबर सुरक्षा के सिद्धांत बताइए, कार्य खतरे बताइए और विभिन्न प्रकार बताइए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके सिद्धांत को। देखिए कह रहा है कि साइबर सुरक्षा के सिद्धांत की अगर बात करें तो कहा जाता है कि साइबर सुरक्षा 3 मुख्य सिद्धांतों पर काम करती है, जिसे CIA कहते हैं। क्या कहते हैं? CIA। पहला हमारा है कॉन्फिडेंटली, जिसको कहते हैं गोपनीयता, है ना। ये कहता है, कह रहा है कि जानकारी को केवल वही लोग देख सके जिनकी अनुमति हो। ये बताता है साइबर सुरक्षा का पहला सिद्धांत है गोपनीयता, कि आप ऐसा करके रखें कि आपके अनुमति के बिना कोई भी आपका पासवर्ड वगैरह कोई भी चीज देख ना सके। उदाहरण, पासवर्ड से सुरक्षित फाइल या डाटा, है ना, मतलब अपने डाटा या फाइल को जो है पासवर्ड से सुरक्षित करके रखें। दूसरा कह रहा है इंटीग्रिटी, मतलब अखंडता बना के रखना। कह रहा है डाटा में बिना अनुमति कोई बदलाव ना हो, मतलब आपके अनुमति के बिना डाटा में कोई भी बदलाव ना होना नहीं चाहिए, और यह सुनिश्चित करता है कि आपकी जानकारी सही और वैध बनी रहे। और अगर इस प्रकार से रहे तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपका जो जानकारी है वो क्या है, उसी टाइप का बना हुआ रहेगा जैसा पहले था, ठीक। तीसरा कह रहा है अवेलेबिलिटी मीन्स उपलब्धता। कह रहा है कि जब भी किसी को जानकारी की जरूरत हो तो वह आसानी से उपलब्ध हो जानी चाहिए। उदाहरण, बैंक वेबसाइट 24/7 काम करे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? साइबर सुरक्षा का सिद्धांत कहते हैं। ये साइबर सुरक्षा का सिद्धांत है, ये 3 सिद्धांतों पे काम करता है, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता, है ना। कह रहा है इन सिद्धांतों का पालन करने से डाटा सुरक्षित, सटीक और समय पर उपलब्ध रहता है। क्या कह रहा है? अगर इन सिद्धांतों का हम लोग पालन करते हैं तो हमारे जो डाटा है वो सुरक्षित रहेगी, सटीक रहेगी और समय पर उपलब्ध भी रहेगा। अब कह रहा है दूसरा पॉइंट में साइबर खतरा। साइबर खतरा क्या है? ये सब क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, ध्यान से पढ़िएगा। साइबर खतरा क्या होता है? कह रहा है साइबर खतरे वे चीजें होती हैं जो हमारे कंप्यूटर या नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है। साइबर खतरा क्या होता है? तो वैसा चीज होता है जो हमारे कंप्यूटर और नेटवर्क को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। कह रहा है कुछ आम खतरे इस प्रकार हैं। पहला हमारा हैकिंग है। कह रहा है किसी सिस्टम में बिना इजाजत के घुस जाना, किसी के डाटा को चुरा लेना, है ना, या तो किसी के सिस्टम में जो है बिना इजाजत के घुस जाना। फिर दूसरा कह रहा हमारा फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? कह रहा नकली ईमेल या वेबसाइट भेज करके लोगों की निजी जानकारियां चुराना, ये क्या कहलाता है? फिशिंग। फिर तीसरा हमारा आता है मालवेयर। क्या आता है? मालवेयर। कह रहा है कि वायरस, ऑमर्स, ट्रोजन जैसे खतरनाक प्रोग्राम जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, ये सब होता है। आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा कि कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, तो ये सब वही का उसी का कारण है। चौथा आता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर मतलब क्या होता है? कह रहा है कि डाटा को लॉक करके पैसे मांगना। आपने कभी ऐसा सुना होगा कि आपके डाटा को लॉक कर दिया गया है ना, और पैसे मांगा जाता है, ठीक है, तो ये रैंसमवेयर कहलाता है। फिर पांचवा दोस्तों स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? कह रहा है आपकी गतिविधियों पर नजर रखने वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी गतिविधियों पर क्या रखता है? नजर रखता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पाईवेयर कहते हैं। तो ये जो है हमारा साइबर खतरे हैं। क्या है? साइबर खतरे के प्रकार हैं। अब हमारा कहा था कि साइबर हमले के प्रकार बताइए कि साइबर हमला कितना प्रकार का होता है, ठीक है। तो साइबर हमलों की बात करें तो पहला हमारा आता है फिशिंग। क्या आता है? फिशिंग। कह रहा है कि फिशिंग का मतलब क्या होता है? तो नकली मेल या तो मैसेज से जो है ना यूजर की जानकारी चुराना, ये क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। दूसरा रैंसम अटैक आता है, मीन्स डाटा को लॉक करके फिरौती मांगना। आपके डाटा लॉक कर दिया और आपको क्या करेगा? पैसे मांगेगा, ठीक। तीसरा कह रहा है डॉस या तो डीडॉस अटैक, मतलब वेबसाइट को ट्रैफिक से ओवरलोड करके बंद कर देना, है ना, आपका वेबसाइट जो खुलेगा ही नहीं।
फिर चौथा कह रहा है कि मैन इन द मिडल अटैक, मतलब दो लोगों के बीच की जानकारी को बीच में पकड़ लेना, है ना। ये हमारा क्या है, तो साइबर हमलों के प्रकार है, ठीक। पांचवा आपका है एसक्यूएल इंजेक्शन, मतलब वेबसाइट में गलत कोड डाल करके जो है डाटा को क्या कर लेना, चुरा लेना। फिर पांचवा हमारा है ब्रूट फोर्स अटैक, मतलब पासवर्ड को बार बार ट्राई करके जो है सही पासवर्ड का पता लगा लेना, ठीक है। ये छठा प्रकार है। तो यहां से हम लोग निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं और निष्कर्ष समझानेंगे इस प्रकार से कि यदि हम साइबर सुरक्षा के सिद्धांत को समझ लें और खतरों को पहचाने तो हम खुद को जो है, अपने मोबाइल को जो है, कंप्यूटर और डाटा को क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। कह रहे हैं कि मजबूत पासवर्ड, एंटीवायरस, पावरफुल और मतलब क्या बोलते हैं फायरवॉल और सावधानी, ये सभी चीज़ें जो है हमारी साइबर सुरक्षा को मदद बनाती है। देखिए मिस सीधा कह रहा है ना कि अगर हम लोग साइबर सुरक्षा के सिद्धांतों को समझ लेते हैं, उसके खतरों को समझ आते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को, अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को, अपने डाटा को जो सुरक्षित कर सकते हैं पासवर्ड के मदद से, एंटीवायरस की मदद से, और कई चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम अपने फ़ोन को और जो भी सारी चीज़ें हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब बारी आती है इसके दूसरे क्वेश्चन का। तो मैंने आपको ऊपर में बताया था CIA का मतलब क्या होता है, तो CIA का मतलब मैंने बताया था क्या, ये 3 सिद्धांत पे काम करता है, इसकी 3 मुख्य विशेषताएं हैं। कौन सा, तो देखिए पहला आपका है कॉन्फिडेंटली, ऊपर में मैंने बताया था, ठीक है, इंटीग्रिटी एंड अवेबिलिटी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कह रहा है कि CIA त्रिकोण साइबर सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये क्या है, साइबर सुरक्षा का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी और अवेबिलिटी। कह रहा है कि इस त्रिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन को डिजिटल जानकारी सुरक्षित, सही और समय पर उपलब्ध हो। देखिए इसका उद्देश्य बस यही है कि किसी भी संस्था हो या तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, उसका जो डिजिटल जानकारी है, मतलब फोन में जानकारी है, मोबाइल में जानकारी है, मतलब कंप्यूटर में जानकारी, जो भी जानकारी है उसको सुरक्षित रखे, सही से काम करवाए और समय पे जो है उसके लिए उपलब्ध करा दे। ये किसका काम है, तो CIA त्रिकोण का काम है ना। कह रहा है कि यह त्रिकोण बताता है कि जब हम किसी जानकारी या डाटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या, जानकारी केवल सही व्यक्ति तक पहुंचे, ये कॉन्फिडेंटली होता है। दूसरा, जानकारी बिना बदले वैसी की वैसी ही बनी रहे, ये इंटीग्रिटी होता है। और तीसरा हमारा है कि जानकारी जरूरत के समय उपलब्ध रहे, ठीक है। ये किसका काम है, तो ये CIA का काम है। इसका CIA का काम है, ये क्या करता है, जानकारी को सुरक्षित रखता है, ठीक है, सही व्यक्ति तक पहुंचाता है और उसमें छेड़छाड़ नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे आया है वही गोपनीयता मीन्स कॉन्फिडेंटली, ठीक है। इसको तो मैंने आपको ऊपर में बता दिया था कि कॉन्फिडेंटली का मतलब क्या होता है ना, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कह रहा है कि गोपनीयता का मतलब है कि कोई जानकारी केवल उन्हीं लोगों को मिले जिन्हें उनकी अनुमति हो। गोपनीयता का मतलब है कि कोई भी जानकारी है तो सिर्फ वही व्यक्ति को मिले जिनके लिए वो बना है, तो जिसके पास उनका अनुमति हो, है ना। उदाहरण के लिए मान लीजिएगा कि एक छात्र का परीक्षा परिणाम जो है केवल उसी छात्र और कॉलेज को दिखाना चाहिए, ठीक है, किसी और को नहीं, है ना। कह रहे गोपनीयता को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीके, पहला, पासवर्ड और पिन कोड का इस्तेमाल करें। अगर आपको गोपनीयता बना के रखना है, ठीक है, सीक्रेट रखना है, तो आपको पासवर्ड और पिन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डाटा को इनक्रिप्टेड करना पड़ेगा, ठीक है। अधिकृत व्यक्ति को एक्सेस देना, है ना, जो अधिकृत व्यक्ति होगा उसी को एक्सेस देना है और किसी को देना नहीं है। और अगला कह रहा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम लोग को ऑन करके रखना है, ठीक है, मतलब 2 स्तरीय पहचान प्रक्रिया को ऑन करके रखना है ना। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, कह रहा है कि जब हम मोबाइल में लॉक लगाते हैं तो वह जानकारी जो है केवल हमारे लिए गोपनीय होती है, मीन्स हमारे पास ही रहती है, कोई और उसको देख पाता नहीं है। तो ऐसे हम लोगों को करके रखना है। फिर दूसरा मैंने कहा था आपको अखंडता। अखंडता का मतलब क्या है, तो अखंडता का मतलब होता है जानकारी या डाटा में कोई गलत बदलाव ना हो, ठीक है, यानी जो जानकारी पहले से है वह जैसी है वैसी ही बनी रहे, है ना, उसमें ना किसी प्रकार का छेड़छाड़ हो, ठीक है, और ना कोई छेड़छाड़ कर सके। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अखंडता कहते हैं। तो इसका उपाय क्या क्या है, तो फाइल या डाटा पर डिजिटल सिग्नेचर लगाना, डाटा को समय समय पर जांचना और बैकअप तैयार रखना ताकि जरूरत पड़ने पर मूल जानकारी जो आपको वापस मिल सके, ठीक है। तो ये हमारा अखंडता हो गया। उदाहरण में देख लीजिएगा, अगर बैंक में आपके बैंक खाते में अगर 5,000 है तो किसी हैकर को यह डाटा बदल करके 50,000 नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 5,000 रुपये है,
तो कभी कभी आपको 100 करेगा 50,000 रुपया, कितना 50,000 रुपया, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, हैकरों का काम होता है, ठीक है। हैकर लोग जो उसको बदल देता है, अगर आपका अकाउंट हैक हो गया हुआ है तो वो आपके वहाँ पे जो है ना साइन को बदल देता है, ताकि आप जो है इंटर करके चेक करो पैसा, ठीक है, और वो आपके सारी जानकारियों को चुरा ले, है ना। तीसरा हमारा है उपलब्धता। कह रहा है उपलब्धता का मतलब है कि जब भी किसी व्यक्ति को जानकारी की जरूरत हो तो वह आसानी और समय पर मिल जाए। ये तीसरा इसका काइन का कहना था। अब इसका उपाय क्या क्या है, तो मजबूत सर्वर और नेटवर्क रखना है, बैकअप सिस्टम का उपयोग करना है, वायरस और हैकिंग से सुरक्षा रखना है, और नियमित रूप से सिस्टम को जो है ना अपडेट करते रहना है, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में इसको जानकारी दे रहा हूँ आपका। जैसे कि इसका उदाहरण समझिएगा, कह रहे हैं कि जब हम किसी वेबसाइट पर जानकारी ढूंढते हैं और वह वेबसाइट जो है समय से पर खुल जाती है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपलब्धता कहते हैं। क्या कहते हैं, उपलब्धता कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने CIA को समझ गया, मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को जो है पूरा समझ गया।